हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक के लिए शिक्षा के कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से उसे हम अधिगम करा सकें या आत्मनिर्भर उसे हम बनाते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकें। जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं, ऐसे बालक जो है जन्म से ही जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं, ऐसे बालक जन्म से ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अंधे होते हैं या ऐसे बालकों को किसी रोग के कारण से या किसी समस्या के कारण से या कहीं दुर्घटना के कारण से उनकी दृष्टि की रोशनी चली जाती है। तो ऐसे बालकों को जो है किस प्रकार से शिक्षण देना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। ख़ास तौर से आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनकी श्रवणेंद्रिय यानी सुनने की क्षमताओं के माध्यम से उसे अधिगम कराना सरल होता है। साथ ही अगर उसके हम स्पर्श कराएं और उसको स्वाद के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से अगर हम उसे अधिगम कराने का प्रयास करें तो काफ़ी वो जो है चीज़ें सीख लेता है और वह सामान्य रूप से आत्मनिर्भर होकर के जीवन जीने में सफल होता है। फिर भी ऐसे प्रकार के यानी दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार से उसे शिक्षा देना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं, पहला ये है कि विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। ये अगर माता पिता होशियार हैं या बहुत अच्छे हैं या समर्थ हैं, ये उनका अगर सही दिशा में प्रयास रहा, सरकार ने अगर व्यवस्था दी है मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रकार की जो शिक्षा को जो व्यवस्था की गई है, अगर सरकार ऐसी व्यवस्था दी है तो ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षा देना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा का ये तात्पर्य होता है कि विशेष रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए ही वो विद्यालय हो, यानी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशेष प्रकार के बालकों को विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उन्हें सिखाने या अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। तो जहाँ पर सिर्फ दृष्टिबाधित बालकों को ही पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जो है उनको जो है शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए या शिक्षा वहाँ दिलानी चाहिए। तो अगर प्रारंभ से ही अगर वो तैयार हो जाते हैं या ऐसी व्यवस्था मिल जाती है तो ऐसे बालक जो है काफ़ी कुछ अधिगम कर लेते हैं और आत्मनिर्भर होने में उनको सफलता मिलती है। क्योंकि उस प्रकार का जो है वो शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत जो अध्यापक होते हैं वो विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किए रहते हैं। विभिन्न प्रकार के वो गतिविधियों, हाव भाव और व्यवहारिक क्रियाओं को जानने पहचानने, उन्हें क्रमबद्ध सिखाने के संबंधी जो है उनको कौशल कला इत्यादि का विकसित कर दिया जाता है, जिसके कारण से वह अधिगम कराने में क्या करते हैं, सफलता पाते हैं या बालक अधिगम करने में सफल हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर पूर्ण रूप से अधिगम बाधित बालक है तो ऐसे बालकों को आवासीय विद्यालय में रखना चाहिए। आवासीय विद्यालय का ये तात्पर्य होता है ऐसे विद्यालय में जहाँ पर उसको खान पान, रहन सहन से लेकर के उसके शिक्षा से संबंधित समस्त गतिविधियाँ अधिगम के अनुकूल दी जाती हैं। यानी उनको जो है विभिन्न प्रकार के जो है उपकरण, आवाज़ सुनने वाली मशीन, शब्द को जो है किताब पर वह मशीन रख दिया जाए तो वह किताब जो है, किताब पर लिखी हुई चीज़ों को वह मशीन बोलना शुरू कर देती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का जो है वहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसमें खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, बोली व्यवहार, समझ, तर्क, क्रमबद्ध ढंग से किसी चीज़ को सीखना, अभ्यास कराना, प्रशिक्षण देना, कौशल का विकास करना इत्यादि समस्त गतिविधियां इस आवासीय विद्यालय में उपलब्ध रहती हैं, जिसके कारण से वह बालक जल्दी से जल्दी अपने प्राकृतिक नेचर के अनुसार अपना अधिगम का विकास करते हुए शिक्षण प्राप्त करने में सफल होता है या आत्मनिर्भर होने में सफल हो जाता है। तीसरा है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने जो इसका आविष्कार किया था, इनमें लुई ब्रेल ने जो है 1829 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कुल 26 पॉइंट होते हैं। इन 26 पॉइंटों के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर इन्होंने बनाया है, जिस पर हाथ रखने पर जो है वो सभी शब्दों के पहचान को धीरे धीरे समझ जाता है। सभी शब्द को क्या करना होता है, उस पर उंगली रखता है, धीरे धीरे वो शब्दों को पहचानना जान जाता है। फिर उसके बाद जो है उसके माध्यम से उसको पढ़ाना, यानी उंगलियां रख करके जो है
वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाता है, अंगुली रखेगा और पढ़ना सीख जाएगा। और किताब पर भी बाद में अभ्यास के द्वारा जब वो ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है तो अपने हाथ को अपनी उंगलियों के सहारे जब किताब पर हाथ रखता है तो वो भी बता देता है क्या शब्द लिखा हुआ है। तो इससे लुई ब्रेल का ये महान एक प्रकार से आविष्कार पूर्ण रूप से या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रकार के जो है दृष्टिबाधित बालकों के लिए लुई ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग करते हुए उन्हें अभ्यास कर शिक्षण का या अधिगम का पढ़ने लिखने का अभ्यास करा करके भी उसे जो है हम अधिगम के योग्य बना सकते हैं या कोई चीज़ सिखा सकते हैं। इसका भी प्रयोग करके जो है आवासीय विद्यालय में या विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से इसका प्रयोग करके जो है उसे अधिगम कराया जाता है। तो ये भी इस प्रकार साधन। चौथा है रुचि रुझान एवं गतिशीलता। रुचि रुझान का ये तात्पर्य है कि हर जीव को अपने जीवन में आत्मनिर्भर होने का या जीवन यापन का एक ठोस आधार प्रकृति सबको एक विशेष रूप से प्रदान की रहती है, कुछ न कुछ विशेषता सबको रहती है। तो अध्यापक को ये चाहिए कि जो दृष्टिबाधित बालक है उसके अंदर कौन सी कला ज़्यादा अच्छी है, संगीत की, गाने की। जैसे बहुत से ऐसे भी आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे कि जो व्यक्ति दिखाई नहीं देता लेकिन ढोलक बहुत अच्छा बजाता है, वो व्यक्ति प्रशिक्षण नहीं लिया है फिर भी गाना बहुत अच्छा गा लेता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो दृष्टिबाधित बालक है उसको उसमें ये अध्यापक को सर्च करना है, देखना है, खोजना है कि उसमें कौन सी विशिष्टता है। उसको हाथ का प्रशिक्षण दे दिया जाए या फिर अंगुलियों का कोई प्रशिक्षण दिया जाए या फिर उसको आवाज़ का कोई प्रशिक्षण दिया जाए, बोली से संबंधित, संगीत से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, या उसके अंदर जो विशेषता है या उसका जिसमें रुझान है, जिसमें उसकी रुचि है, उसको ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित क्रियाकला कौशल ज्ञान इत्यादि को प्रदान करते हुए उसे जो है उसके गुणों का विकास कर दिया जाता है। तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है या अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो जाता है या अधिगम हो जाता है। पांचवा है सहायक सामग्री का प्रयोग। ये सहायक सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ऐसे जिस बालकों को पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, यह सहायक सामग्री उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे है कुर्जवेल मशीन। ये कुर्जवेल मशीन क्या है, जब आप किताब पर रखेंगे तो वह बोलना शुरू कर देती है कि क्या लिखा है। तो जो कुर्जवेल मशीन होती है उसको अधिगम करने के लिए, कोई चीज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो सुनने के ही माध्यम से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, तो वह किताब पर उस मशीन को धीरे धीरे घिसकाता चला जाएगा, मशीन बोलती चली जाएगी, एक प्रकार से जो है वो सुन लेगा कि नहीं क्या चीज़ बताया गया है। तो यानी कुर्जवेल मशीन का भी प्रयोग करके उसे किताब उताब को पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे टीचर लेक्चर दे के चला गया और उसको किताब में पढ़ना है तो वो मशीन का उस किताब पर जैसे जैसे रख देगा तो वो किताब पर लिखी हुई चीज़ें मशीन जो है बोलना शुरू कर देगी। यानी दोबारा वह सुन करके उस चीज़ों को याद करना और जो है उस तरह से याद कर लेना में सहायता मिलती है। एक है ऑप्टिकॉन। ये भी मशीन बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह जो है किसी भी चीज़ को, जो लिखी हुई चीज़ है, इसको भावात्मक रूप से अभिव्यक्त करती है। जैसे कोई करुण रस का आया तो करुण आवाज़ में वो उस चीज़ का वर्णन करेगी। इसमें भावात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, व्यावहारिक चीज़ों को भावात्मक रूप से ज़्यादा प्रस्तुत करती है ये ऑप्टिकॉन जो मशीन होती है। उसी तरह से तीसरी एक मशीन है अल्ट्रासोनिक शीशे। इसमें जो है एक अल्ट्रावाइट जो है किरणें निकलती रहती हैं। ये जैसे चलते समय कोई बाधा है, कोई अवरोध है तो वहाँ से टकरा करके आवाज़ निकलना शुरू होती, तो वो आदमी क्या होता है चलने फिरने में या कहीं बाजार वजार आने जाने में उसे सहायता मिलती है। ये जो मशीन होता है अल्ट्रासोनिक जो शीशे होते हैं, ये जो होती हैं, ये जो है उसको जो है कहीं गतिशील प्रक्रिया में या कहीं आने जाने वाली कार्यों में जो है उसे क्या है मदद करती हैं। क्योंकि जहाँ कोई अवरोध होता है वहाँ से वो टकरा करके आवाज़ करने लगती है, तो वो समझ जाता है कि मुझे सावधान होना चाहिए या किनारे हो जाना चाहिए। एक प्रकार से वो उसको जो है गत्यात्मक या दैनिक दिनचर्या में या ये कहें चलने फिरने वाली गतिविधियों में इसको ये सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से भी हम उसे एक प्रकार से सतर्क और सेंसिटिव बनाते हैं या व्यवहारिक रूप से उसे कुशल बनाते हैं। ऐसे भी लोग, अंधे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो अपने
ये लुई ब्रेल के माध्यम से पढ़ लिख करके विद्यालयों के आवासीय विद्यालयों के माध्यम से पढ़ लिख करके इतने अभ्यस्त, इतने व्यवहारिक और इतने सही ढंग से वो चलते हैं कि जैसे कि वह सामान्य लोगों जैसा ही वो पढ़ाई लिखाई में व्यवहार, नॉलेज में व्यवहार करते हैं, नॉलेज की बातें बताते हैं। बीएचयू में तो मैंने एक प्रोफेसर साहब को देखा था कि जो पूर्ण रूप से अंधे थे, परंतु इतना सॉलिड आते जाते थे, इतना अच्छा से पढ़ा लेते थे कि जिसका कोई कहना ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की मशीनों का भी प्रयोग करके जो है ये पूर्ण रूप से अंधे या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। इस मशीन का प्रयोग करके जो है उसे हम अधिगम करा सकते हैं, कोई चीज़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। छठा है सामाजिक कौशल का शिक्षण। सामाजिक कौशल का यहाँ यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। सामाजिक गतिविधियों में से किस प्रकार भाग लेना है, किस प्रकार नहीं भाग लेना है, किस प्रकार किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो उसको सामाजिक चीज़ों के बारे में पहले बताया जाए, फिर उससे उसके विषय में जानने, पहचानने, तर्क करने और अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए। उस विषय में उसे जानने, पहचानने, बताने और अभिव्यक्त करने का जो अवसर प्रदान कर दिया जाता है, तो सामाजिक गतिविधियां या सामाजिकरण की प्रक्रिया उसके अंदर तेज हो जाती है। यानी सामाजिक गतिविधियों को वह क्या करता है, धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे ये कहा जाए कि अब जो समाज के रीति रिवाज, परंपरा हैं, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, महत्व हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग और भूमिका की जो बातें आती हैं, उनसे संबंधित बातों को उनको बता करके, अब जैसे हाथ मिलाना, जैसे व्यवहार में हाथ मिलाना, तो उसको क्या किया जाता है, हाथ मिला के बताया जाता है ना। तो वैसे ही कोई अगर मित्र आ जाएगा तो बिना दिखाई तो नहीं दे रहा है, हाथ बढ़ा देगा, तो एक प्रकार से वह रिस्पेक्ट भी दे दिया और सम्मान भी कर दिया। तो इस तरह से जो सामाजिक गतिविधियां हैं, मान सम्मान, सभ्यता से, बोली से, संबोधन से, क्रियाओं से, उसे जो है उसको बताना चाहिए, प्रयोगात्मक रूप से सिखाना भी चाहिए, साथ ही उसे अभिव्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है वह सीख सके। एक प्रकार से यह व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, सामाजिकरण यानी सामाजिक प्राणी बना सकते हैं। अगला है दिनचर्या संबंधी प्रशिक्षण। दिनचर्या का मतलब यहाँ ये हो गया नहाना, खाना पीना, सोना, जागना, साफ सफाई, कपड़ा पहनना, साफ करना इत्यादि से संबंधित बातें होती है। दिनचर्या से संबंधित, उसमें भी दिनचर्या से संबंधित मतलब समय से खाना पीना इत्यादि बातों से संबंधित, समय को देखना, समय को जानना। समय को कैसे वो जान पाएगा, जब जानने का उसे बताया जाए। जैसे बोलने वाली घड़ी आती, दबा देगा, बता देगा कि नहीं कै बज रहा है, तो इस प्रकार से जो है देख तो सकता नहीं। तो इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियां जो सामान्य दिनचर्या में पाई जाती हैं, जो व्यक्तिगत रूप से भी स्वस्थ रखती हैं और पर्यावरण में भी व्यक्ति को स्वस्थ रखती हैं, उसे संबंधित उसे जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। इसमें अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके संग संग अगर आवासीय विद्यालय में, तो अध्यापक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से उसे सिखा देता है, और उसमें जो है वह धीरे धीरे वह सभी गतिविधियों से परिचित हो जाता है। तो वह अब जो है अपना जो है नित्य कर्म, जो है नित्य गतिविधियां वो करते हुए आराम से अध्ययन भी कर लेता है, सीख भी लेता है, और व्यवहारिक कुशलता भी उसे दिनचर्या के संदर्भ में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये अगला 8वां है विविध इंद्रियों का प्रयोग। विविध इंद्रियों का प्रशिक्षण का मतलब ये तात्पर्य, जैसे हम लोग भोजन है हम लोग जैसे जिसको दिखाई देता है, तो वो भोजन का जो है अनुमान जो है देख करके भी लगा लेता है। जिसको दिखाई नहीं देता वह सूंघ करके, छू करके, स्वाद ले करके, इन यानी कहने का मतलब कान के माध्यम से तो ज़्यादा सीखता है, लेकिन साथ ही वह किसी चीज़ का स्वाद ले करके, किसी चीज़ को छू करके और किसी चीज़ को सूंघ करके, यानी अन्य जो इंद्रियां हैं कान के अलावा मुख, स्पर्श, त्वचा, मुख, स्पर्श और जिह्वा, नहीं मुख हो गया, मुख के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से और नाक के माध्यम से। यानी एक इंद्री तो उसकी जो सक्रिय है वो है श्रवण, जिसके माध्यम से वो सुन करके वो सीखता है, और उसमें जो है मुख के माध्यम से यानी स्वाद के माध्यम से, स्पर्श किसी चीज़ को छूने के माध्यम से, साथ ही किसी चीज़ को सूंघने के माध्यम से भी उसे चीज़ों को सीखने, पढ़ने, समझने, बताने का भी कार्य करना चाहिए। यानी बहु इंद्रिय प्रशिक्षण, यानी अन्य जो इंद्रियां हैं, मात्र 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यानी एक नेत्र है, नेत्र तो खराब है उसका। तो अब चलते हैं 4 इंद्रियों पर, यानी त्वचा, नाक, कान और जिह्वा। इन 4 इंद्रियों के माध्यम से उसे चीज़ों को बताने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने से ही वो सीखेगा,
अन्य जो 4 इंद्रियां हैं, अरे अन्य जो 3 इंद्रिय, एक तो इंद्रिय खराब है और 4 इंद्रियों का प्रयोग करके जो है 4 इंद्रियों का प्रयोग करके उसे भी अन्य चीज़ों को समझने, बूझने, जांचने, परखने, व्यवहार करने संबंधी बातों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वह काफ़ी चीज़ें सीख जाएगा। अब मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनके माता पिता बचपन से ही सतर्क रहे हैं ऐसे बालकों को लेकर के, वे बालक कुछ समय के बाद यानी लगभग 20-25 वर्ष तक आते आते वह सामान्य बालकों जैसा ही पूरी व्यवहार करने लगता है। बस थोड़ा सा उसे परिस्थितियां बदलती हैं, जब वह परिस्थितियां बदलती हैं थोड़ी सी उसी समय उसको सहयोग देनी पड़ती है, नहीं तो वह व्यक्तिगत रूप से अपना सारी गतिविधियों को संचालन करने में सफल हो जाता है। अब मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में अगर हम लोग रखें तो मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत एक अध्यापक और एक अभिभावक यदि विशेष रूप से विभिन्न सहयोगों के माध्यम से 4 इंद्रियां, यानी 4 इंद्रियों में क्या क्या हो गया हमारा, श्रवण सुनने वाला, मुख हो गया, नाक हो गया और त्वचा हो गई, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से अगर उसे प्रशिक्षण या सिखाने का प्रयास किया जाए तो यह बालक सीखते हुए सीख लेता है, सीख करके आत्मनिर्भर होकर के अपने जीवन में आर्थिक अर्जन करते हुए एक व्यवस्थित रूप से सामाजिक जीवन जीने में सफल होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक हैं उन्हें हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं, किस प्रकार से सीखने की गतिविधियों में विभिन्न रूप से संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसे हम अधिगम करा सकते हैं। आप इसे समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरि ओम।